बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खनावद वैया के नस्तें। तो गाइस अभी मैं मैचुरेशन ऑफ लंग्स बता रहा हूँ। ये मैंने ना बिल्कुल जल्दी में लिखा हुआ है, आपको रफ सी राइटिंग नज़र आ रही होगी लेकिन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। मैं समझाता हूँ। मैचुरेशन ऑफ लंग्स के अंदर जो है ना वो 4 स्टेज होते हैं: सीडो ग्लैंडुलर, कैनेलिकुलर, टर्मिनल और एल्वियुलर स्टेज। सीडो ग्लैंडुलर, कैनेलिकुलर, टर्मिनल और एल्वियुलर। सीडो ग्लैंडुलर को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो ये सेक्रेटरी फेस भी कहा जाता है इस स्टेज को ना। इसके अंदर क्या होता है, 5 से 17 वीक्स होती हैं। ये कुछ बुक्स में ऊपर नीचे हैं, आप अपनी बुक्स के हिसाब से देख लेंगे। ऑल लंग्स डिवेल्प एक्सेप्ट एल्वियोलाई। पूरे का पूरा लंग जो होता है ना वो डेवलप हो जाता है, लेकिन एल्वियोलाई जिसने एक्सचेंज करना है गैसेस को वो डेवलप नहीं हुई होती। बाकी पूरे का पूरा लंग्स फिट होता है बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना, अगर बेबी जो है ना ये इसकी सूडो ग्लैंडुलर स्टेज के अंदर बर्थ हो जाए, यानी 5 से 17th वीक के अंदर इसकी बर्थ हो जाए, तो वो बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता, हमें पता है, क्योंकि उसके लंग्स ही फंक्शनल नहीं है। ख्वाह जितनी मर्जी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें वो सर्वाइव नहीं करेगा। अच्छा, क्रेनियल पार्ट जो होता है ना वो पहले डिवाइड हो जाता है, जबकि क्यूडल जो है ना वो बाद में कंप्लीट करता है अपनी ये स्टेज को। बस एक बात ये है। उसके बाद कैनेलिकुलर स्टेज के अंदर क्या होता है, 16 वीक से 25th वीक, यानी 16 से, ये 5 से 17 था या 5 से 16, ये आपने बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। कुछ बुक में 17 लिखा हुआ, कुछ में 16 लिखा हुआ, क्योंकि ये ओवरलैपिंग भी होती है ना सीडो ग्लैंडुलर और कैनेलिकुलर स्टेज की ना, इस वजह से। तो कैनेलिकुलर स्टेज के अंदर क्या होता है, 16 वीक टू 25th वीक के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है इन दोनों स्टेजेस की। और ल्यूमिना ऑफ ब्रोंकाई, यानी ब्रोंकस का ल्यूमन और टर्मिनल ब्रोंकस उन वो बनता है, वो लार्ज इन साइज़ हो जाता है, यानी साइज़ इन, यहाँ पे लंग पूरा बना, यहाँ पे सिर्फ साइज़ इंक्रीज करना, और यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स, वेस्कुलराइजेशन, ब्लड सप्लाई वो आ जाती है। रिस्पायरेटरी डक्ट भी बनती है, और एल्वियोलाई जो होता है ना वो डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई डेवलप नहीं थे, यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, और ब्रोंकस जो है ना वो लार्ज हो जाती है इन साइज़ में। नेक्स्ट टर्मिनल सैक स्टेज, इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये 24 से ऑनवर्ड होता है। ये 16 to 25 है ना, ये 24 से आलमोस्ट अब चल पड़ता है। एपिथेलियम जो होता है इसके अंदर बेली थिन हो जाती है, मतलब हमने गैसेस एक्सचेंज करना है ना यार, इसलिए एपिथेलियम को ना वो थिन होना चाहिए। तो टर्मिनल सैक स्टेज के अंदर एपिथेलियम थिन होगी, सो एल्वियोलाई का नंबर भी इंक्रीज़ करेगा। एपिथेलियम को खा जाएगा एल्वियोलाई, यूँ समझ लें, और एल्वियोलाई अपनी तादाद बढ़ा लेगा। उसके बाद क्या होगा, मोर गैसेस एक्सचेंज होगा। अब इस स्टेज के अंदर जो है ना, जो ब्लड एयर बैरियर, ये MCQs आता है। ब्लड एयर बैरियर जो होता है ना वो टर्मिनल सैक स्टेज के अंदर जो है ना वो बनता है, ब्लड एयर बैरियर। तो ब्लड एयर बैरियर जो होता है ना, एपिथेलियम और एंडोथेलियम दोनों के दरमियान जो है ना, वो ऊपर वाला एपिथेलियम, नीचे वाले एंडोथेलियम, इन दोनों के दरमियान जो एपिथेलियम थिन होगी तो एक ब्लड ब्रेन बैरियर बन गया। ऊपर नीचे ब्लड वेसल होगा, ऊपर से एयर आ रही थी ना, तो ब्लड एयर बैरियर बन जाएगा, बारीक सा पतला सा। इसके अलावा टाइप 1 और टाइप 2 नीमोसाइड ये बनते हैं टर्मिनल सैक स्टेज के अंदर, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब टाइप 1 जो होता है ना वो सिंपल सिक्वेमस होते हैं, यानी वो एल्वियोलाई की लाइनिंग करते हैं। जबकि टाइप 2 जो है ना उन्होंने सर्फेक्टेंट रिलीज़ करना है। सर्फेक्टेंट आप कह लेंगे ये लिपोप्रोटीन होती है, ठीक है, जिसने लंग्स को ना वो कोलैप्सिंग से बचाना होता है। ये मैं आपको सारा सारा ना बुक से भी आपको कंफर्म करके देता हूँ। टाइप 2 वाले ने सर्फेक्टेंट बनाना होता है, तो वो बन जाते हैं, जो कि फीटस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फीटस टर्मिनल सैक स्टेज में डिलीवर कर ले 24th वीक से ऑनवर्ड, अगर किसी भी स्टेज पे वो डिलीवरी हो जाए, तो हम उसे इंक्यूबेटर में रख के उसको ना ज़िंदा रख सकते हैं, और वो उसे स्टीरॉइड देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड। उस वजह से सर्फेक्टेंट की भी कमी पूरी हो जाती है। ये इस यहाँ पे सर्वाइवल के चांस मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद एल्वियोलर स्टेज होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, टाइप 1 नीमोसाइड जो होता है ना वो थिन हो जाते हैं, कैपिलरी जो होते हैं ना बल्ज होते हैं इनटू एल्वियोलर सैक, यानी एल्वियोलर सैक होते हैं, इससे कैपिलरी की यूँ बल्जिंग हो जाती है। लास्ट स्टेज है एल्वियोलर स्टेज। एल्वियोलाई जो होते हैं ना वो टाइप 1 नीमोसाइट जो होते हैं ना वो थिन हो जाती है, जिसने वो एल्वियोलाई को यूँ कवर किया सिंपल स्क्वेमस सेल ने, वो थोड़े थिन होते हैं। इसकी थिनिंग की वजह से कैपिलरीज को मौका मिलता है, वो इसके अंदर बल्जिंग कर देती हैं। अब एयर और इसके दरमियान बैरियर बहुत कम रह गया, ब्लड एयर बैरियर और मज़ीद छोटा हो गया, इस वजह से ईजीली एक्सचेंज होते। बेबी डिलीवर होता है तो उसका लंग्स जो है ना वो रिस्पायरेशन के लिए मुकम्मल होते हैं। अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। ये देखें, मैचुरेशन ऑफ लंग्स में सीडो ग्लैंडुलर स्टेज 6 से, मैंने कहा था 5 से 17 वीक, यहाँ पे 6 से 16 वीक लिखा हुआ, आगे पीछे हो सकता है, ऑलमोस्ट इतना ही होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए मैंने इसे कहा था सेक्रेटरी फेस भी इसे कहते हैं। इस फेज़ को सेक्रेटरी फेस भी कहा जाता है। ओके हो गया, सेक्रेटरी फेस होता है। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, पूरा लंग्स में बना होता है एक्सेप्ट एल्वियोलाई जिसने गैस एक्सचेंज करनी है, इसलिए सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है इस स्टेज में भी। कैनेलिकुलर स्टेज 16 to 26 वीक में
अब ये भी 16 है, ये भी 16, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। मैंने कहा था कि उसका जो है ना क्यूडल एंड वो पहले बन जाता है ना, इस वजह से। तो सीडोग्लैंड बिकॉज क्रेनियल सेगमेंट ऑफ द लंग्स मेच्योर फास्टर, वही यही बात मैं कह रहा था कि क्रेनियल सेगमेंट ऑफ लंग पहले बन जाता है देन क्यूडल एंड, इस वजह से फिर इसकी ओवरलैपिंग थोड़ी सी आ जाती है। क्रेनियल यानी सर वाला जो है ना, सर की तरफ जो हिस्सा है वो पहले बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये लेमिना ऑफ द लंग्स टिश्यू बिकम हाईली वेस्कुलर हो जाते हैं। रिस्पायरेटरी ब्रोंको जो 3 to 6 पैसेज जो होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंकस के अंदर, ये आपने खुद पढ़ लेना है। उसके अलावा वो जो है ना वो हाईली वेस्कुलराइजेशन हो जाती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। सर्वाइवल इफ़ गिवन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी सेकंड स्टेज पे अगर डिलीवरी हो जाती है 16 से 26 वीक के अंदर, तो उसकी सर्वाइवल चांस है इंक्यूबेटर के अंदर। टर्मिनल सैक इंतहाई इंपॉर्टेंट, 26 से बर्थ तक जो होती है ना, ये होती है ऑनवर्ड बर्थ, यानी बच्चे ने 26 से अगर बर्थ तक आ जाए तो टर्मिनल सैक स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियम जो है थिन हो जाती है, ब्लड एयर बैरियर मैंने आपको बताया था। इसके अलावा न्यूमोसाइट से टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो था ना वो सिंपल सिक्वेमस से उन्होंने कवरिंग की थी गैसेज एक्सचेंज के लिए। टाइप 2 थे जो ना वो फास्फोलिपिड सेक्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्फेक्टेंट। ओके हो गया। ये क्या करता है, एटलैक्टेसिस से बचाता है। अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो यानी लंग्स कोलैप्सिंग हो जाती है, तो गैस्टेशनल एज में हो जाता है ये। अच्छा, सर्फेक्टेंट जो होता है ना, इसकी पूछती है एमसीक्यूज़ की कब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, 20 to 24, यानी मैंने सर्फ से याद दिया, सर्फ एक्सेल से याद दिया, तो 20 रुपये का सर्फ एक्सेल का पैकेट आता है, तो 20 से 22वें वीक के अंदर जो है ना सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होती है। जबकि पीक जो होती है ना वो 26 से 28 वीक के अंदर ना मैक्सिमम सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। स्टार्ट 20वें हफ्ते होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है ना 26 से 28 वीक में। 100 ग्राम फीटस यूजुअली वेट, अब फीटस का वेट भी बढ़ जाता है क्योंकि सर्फेक्टेंट बढ़ा है। तो सफिशिएंट एल्वियुलर सैक और सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन परमिट सर्वाइवल ऑफ दी, वही सर्वाइवल का बता रहा है कि हो जाती है सर्वाइवल। पल्मोनरी वेस्कुलराइजेशन 24 to 20 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन सर्वाइव इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ भी इंटेंसिव केयर यूनिट देना पड़ता है, लेकिन अगर स्टीराइड साथ दे देना तो सर्फेक्टेंट की बूस्ट अप हो जाते हैं, जल्दी बनते हैं। लास्ट वाले है एल्वियुलर स्टेज 32 to 8 ईयर, यानी 32वें हफ्ते से 8 ईयर तक, यानी बच्चा पैदा हो गया अब 8 साल का हो गया, ये सारे के सारे एल्वियुलर स्टेज होता है। नॉर्मल अडल्ट के अंदर 300 मिलियन जो है ना एल्वियुलाई होते हैं। अब ये एल्वियुलस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सैक एनालोगस टू एल्वियुलाई प्रेजेंट 32 हो गए। एल्वियुलो की पहली मेम्ब्रेन होती है, मैंने कहा था वो बल्ज आउट हो जाती है क्योंकि टाइप 1 न्यूमोसाइट जो होते हैं ना वो थिन होते हैं, जिसकी वजह से पहली बल्जिंग हो जाती है इसके अंदर एल्वियुलस के अंदर। तो डिफ्यूजन ऑफ एयर बैरियर सफिशिएंटली थिन होती है अलावा गैस की, वही सारी बातें रिपीट कर रहा है। और एल्वियुलर डक्ट होता है वही एडाप्टिव चेंज होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो होता है एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या होता है कि ट्रांजिशन फ्राम डिपेंडेंस ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से यूँ कटता है बेबी, तो कौन कौन सी जो है ना वो अडाप्टिव चेंजेस बेबी के अंदर है। एक तो है प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट होती है। दूसरे नंबर पर जो होता है ना लंग्स फ्राम सेक्रेटरी इनटू द गैशियस एक्सचेंजिंग ऑर्गन, लंग्स जो है ना वो सेक्रेटरी फेज से गैशियस एक्सचेंजिंग ऑर्गन जो है ना वो बन चुका होता है। और नंबर 3 पे उसके अंदर जो है ना वो पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी हार्ट के जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दोनों सर्कुलेशन एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो सर्फेक्टेंट है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ना उसकी जो है ना सेक्रेटरी फेज से गैशियस फेज में होना ज़रूरी है लंग्स का। ये 3 अडाप्टेशन जो है ना वो बेबी करता है। अच्छा, 95% जो है ना वो ये 5% सिर्फ चेंजेस जो है ना मदर के अंदर होती हैं, बाकी 95% आफ्टर बर्थ जो है ना बेबी की चेंजेस आ जाती हैं। अभी गाइस अजान हो रही है तो मैं बताता हूँ अभी। ओके गाइस, तो अभी जो है ना वो 95% जो है ना वो एल्वियुलाई, मैंने कह रहा था कि पोस्ट नीटल यानी बर्थ के बाद जो है ना वो डिवेल्प होता है, सिर्फ 5% बर्थ से पहले डिवेल्प होता है। अब क्या होता है, एल्वियुलाई जो है ना वो इनलार्ज होती हैं, एक्सपेंड करती हैं इसके अंदर। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो डेवलपमेंट 3 ईयर में कम्प्लीट हो जाए, लेकिन इसको मेच्योर होते होते ना वो कह रहा है 8 साल लग जाते हैं। ये देखें 8 ईयर जो है ना वो लग जाती हैं। इसके अलावा जो होता है ना इंक्रीज इन साइज बिकम मेच्योर एल्वियुलाई बन जाती है। इसके अलावा जो होता है ना लंग्स डेवलपमेंट में वो कह रहा है एयर ब्लड बैरियर जो होता है ना वो बनता है। अच्छा, 300 मिलियन जो होती है ना वो एल्वियुलाई एडल्ट्स के अंदर होते हैं, लेकिन अभी जो अगर फीटस होगा तो उसके अंदर 150 मिलियन आपको नजर आएंगे, यानी हाफ ऑफ द मेच्योर लंग होगा। ये देखिए 300 मिलियन जो होता है ना वो अचीव करने होते हैं। उसके बाद जो एक और पॉइंट है वो है फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट, यानी फीटस जो है ना वो ब्रीथिंग मूवमेंट जो शुरू करता है उसका क्या फ़ायदा है। अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए हम देख सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को ना वो जो लंग्स के अंदर गया होता है उसकी कोई करवानी होती है मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट होती है।
और इसके अलावा ये एसेंशियल होते हैं लंग्स की, मतलब लंग्स को पता चले कि भाई हमने भी बाहर जाना है अभी बच्चे ने, तो हम भी कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इस वजह से जो है ना वो फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट ये जो होती है वो हेल्पफुल करती है बेबी के लंग्स को कि वो मैच्योर हो जाएं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालें बस। उसके अलावा क्या कहते हैं इंक्रीज टाइम ऑफ डिलीवरी अप्रोचेज़ हो गया, यानी ये जो है ना लंग्स जो फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है एज द टाइम ऑफ डिलीवरी अप्रोचेज़ हो गया। ये एक मिनट, एट बर्थ फीटस हैड एन एडवांटेज ऑफ सेवरल मंथ ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब ये किस्म की एक्सरसाइज है जो कि फिर डिलीवरी तक पहुँचते पहुँचते इसको इंक्रीज़ कर लेता है, ये कहना चाह रहा है वो। लंग्स डेवलपमेंट हो जाती है, लंग्स और एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब बर्थ के ऊपर जो होता है ना लंग्स जो होते हैं ना वो हाफ फिल्ड होते हैं विद दी फ्लूइड हो गया, यानी बर्थ हुई है तो लंग्स के अंदर जो है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड तो मसला बनेगा, तो इसकी लंग्स क्यों ना ये एमनियोटिक फ्लूइड कैसे निकलेगा बाहर, ये जो है 3 तरीके से निकलता है। यूँ ही जो है ना वो मदर की जब सर्वेक्स के अंदर से ना बेबी आता है तो आपको पता है सर्वेक्स टांग होती है, तो उसकी जो है ना चेस्ट के ऊपर ज़ोर पड़ता है और उसके मुंह से जो है ना वो उल्टी की सूरत में ना एक किस्म का जो फ्लूइड नज़र आ रहा होता है आपको, वो होता है मंथ नोज़ बाय प्रेशर ऑफ द फीटल थोरैक्स ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जो है ना मुँह और नाक के ज़रिए ये बाहर आ जाता है लंग्स से। इसके अलावा जो होते हैं ना आर्टरीज वेन और कैपिलरी, लंग्स के साथ जो होते हैं ना आर्टरीज वेन और कैपिलरीज होती हैं, कुछ वहाँ से आ जाए, कुछ लिम्फेटिक्स होती हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं ना वो ले जाते हैं। लिम्फेटिक्स आर्टरी वेन या फिर ये जो वेजाइनल प्रेशर होता है ये हेल्पफुल होता है कि उसके मुँह से जो है ना वो सारे का सारा वो मवाद निकाल दे। होप सो आपको इस यहाँ तक समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अपनी तरफ से कोशिश की, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और हाँ सॉरी, एक मैं बात बताना भूल गया, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS